हेलो बच्चों। मैं ऑडिबल हूँ? चेक करें प्लीज़ कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? एक बार अगर मैं ऑडिबल हूँ तो प्लीज़ चैट सेक्शन में ओके लिख दीजिए ताकि मैं आगे शुरू करूँ। गुड इवनिंग जिया। गुड इवनिंग अजय, अक्षय, देवांश। बेटा मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ? चलिए, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। चलिए, तो लास्ट क्लास सबने अटेंड करी है यहाँ पे? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट क्लास सबने अटेंड करी है यहाँ पे? मेरी जो लास्ट क्लास थी वो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड थी। आज की जो क्लास है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। आज की क्लास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। तो क्लास शुरू करते हैं बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पैकेजेस का, आपके बुकलेट्स का ये पेज नंबर जो आज पढ़ा रहा हूं ये पेज नंबर 18 है। आपके पैकेजेस का ये पेज नंबर 18 है। तो पेज नंबर 18 ऑनवर्ड्स हम लोग चलेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आगे का जो भी पार्ट रहेगा, जितना आज होगा उसके आगे का पार्ट भी हम कॉन्टिन्यूसली कल इसी टाइम पे क्लास में आएंगे। मतलब यही क्लास हम लोग लाइव दोबारा से लेंगे, मतलब इसके आगे वाली। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम और दो टॉपिक मैं लाइव पढ़ाने वाला हूं। बारिश की वजह से हम लोगों ने अपनी जो क्लासेस थी ऑफलाइन वो कैंसिल कर दी थी ताकि किसी भी प्रकार की इनकन्वीनियंस से बचा जा सके। तो अभी शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सर लीनियर मोमेंटम क्या होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, विच इज अ जनरल डेफिनेशन। उसमें कोई कुछ है ही नहीं सीखने के लिए। लेकिन याद होगा आपको, मैंने अपनी पहली क्लास में, एनएलएम की पहली क्लास में बताया था कि मोमेंटम इज नथिंग बट इज अ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी। जैसे कभी आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते आप पैडल मारना बंद कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल चलती रहती है। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया गिवन बाय गैलीलियो, which is later on used by Sir Isaac Newton and defined as a Newton laws of inertia। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि उसके अंदर मोमेंटम आ गया। मैं कह रहा हूं कि साइकिल चला रहे थे, मोमेंटम एक्वायर कर लिया, और साइकिल ने मोमेंटम एक्वायर करने के बाद अपना मोशन कंटिन्यू रखा। हाँ, ये बात अलग थी क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस अवेलेबल होती हैं जिस वजह से वो रेस्ट पे आ भी जाएगी, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। बट है क्या? इट इज अ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी। जैसे पंखा चल रहा है, पंखे को बंद कर दो, है ना, स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद भी घूमता रहेगा थोड़ी देर तक। वो उसका एंगुलर मोमेंटम है कि बॉडी ने अपना एंगुलर मोमेंटम एक्वायर कर लिया था। अब गाड़ी चला रहे हो, फॉर एग्जांपल स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी में तेल खत्म हो जाएगा और तेल खत्म हो गया, इंजन बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी स्कूटी थोड़ी सी दूर तक चलती रहेगी। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन में
मोमेंटम का नाम हम लोगों ने दिया है इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग आज पढ़ रहे हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक एन पार्टिकल सिस्टम है। एन पार्टिकल का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो मान लीजिए इसमें मास m1 है, मास m2 है, मास m3 है, और मास m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से चल रहा है, मास m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से चल रहा है, मास m3 जो है वो v3 वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर मैं पहले वाले मास का मोमेंटम बोलूंगा कि सब पहले वाले मास का मोमेंटम कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर m1 इंटू v1, और फिर दूसरे वाले मास का मोमेंटम कितना हुआ m2 इंटू v2, फिर तीसरे वाले मास का मोमेंटम कितना हुआ m3 इंटू v3। भाई ऐसे एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम कनेक्टेड सिस्टम्स पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक m1 मास भी है, m2 मास भी है, m3 मास भी है, m4 मास भी है। ये चल रहा है v1 वेलोसिटी से, ये चल रहा है v2 वेलोसिटी से, ये चल रहा है v3 वेलोसिटी से, और ये चल रहा है v4 वेलोसिटी से। ये अलग अलग पार्टिकल्स एक सिस्टम फॉर्म किए हुए हैं, है ना। ये अलग अलग पार्टिकल ने एक सिस्टम बना रखा है, मतलब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो ये जो मास m1 है ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये जो मास m2 है वो v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ये जो मास m3 है वो v3 वेलोसिटी से चल रहा है, ये जो मास m4 है वो v4 वेलोसिटी से चल रहा है। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m3 v3 एंड so on। सही है। ये क्या होगा, ये होगा टोटल लीनियर मोमेंटम, ये होगा टोटल लीनियर मोमेंटम। तो टोटल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू कितनी है बच्चों, टोटल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। तो मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं एक कनेक्टेड सिस्टम की। कनेक्टेड सिस्टम का मतलब क्या है सर यहां पे, जैसे कि मान लीजिए आपने बंदूक चलाई, है ना, आपने बंदूक चलाई। अब जब बंदूक चलती है इसमें से जब गोली निकलती है, तो जो गोली है उसका मास m1 मान लिया, और जो बंदूक है उसका मास m2 मान लिया। तो कनेक्टेड सिस्टम हो गया ना, ये है ना, कनेक्टेड सिस्टम हो गया। तो मैं 2 मासेस की, 3 मासेस की, 4 मासेस के सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो अगर हमने मास m1 की वेलोसिटी v1 मान ली, अगर हमने मास m2 की वेलोसिटी v2 मान ली, अगर हमने मास m3 की वेलोसिटी v3 मान ली, तो जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। आपकी बुकलेट में ना ये डेरिवेशन जो है ऑलरेडी लिखी हुई है, आपके बुकलेट में ये डेरिवेशन लिखी हुई है। तो यहां पे मैंने डेरिवेशन लिखी हुई है, तो मैंने यहां पे वेक्टर फॉर्म लगा रखी है, तो मैं वेक्टर फॉर्म में बना देता हूं। तो p वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम का कॉन्सेप्ट सुनो जी। कंजर्वेशन एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब आपके सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। कंजर्वेशन किसी का भी हो, चाहे लीनियर मोमेंटम का हो, चाहे एनर्जीज का हो, हाँ, चाहे एंगुलर मोमेंटम का हो। कंजर्वेशन किसी भी प्रकार का अगर आप बात करोगे तो एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी। एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू हमेशा 0 होगी। करेक्ट। अब एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने कोई बाहर से फोर्स लगाया। चलो, इन केस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, इन केस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब हम बॉडी पे क्या लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं। तो जब मैंने किसी बॉडी पे जब कोई फोर्स लगाया तो मुझे पता है कि F का फॉर्मूला dp/dt होता है। भाई whenever some force is applied, whenever some force is applied, we know that कि जब भी कोई फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने से क्या होगा, उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। एंड द रेट एट विच मोमेंटम चेंजेस, and the rate at which momentum changes is directly proportional to the linear, the rate at which linear momentum changes is directly proportional to the force, which is called the Newton's second law। हमने पढ़ा है इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, NL2, मतलब Newton's second law। The rate at which linear momentum changes is directly proportional to the force। तो मान लीजिए हमने सिस्टम पे फोर्स लगाया। मैंने भी बोला सर आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन सिर्फ तभी वैलिडेट होता है जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। बट मान लीजिए कि सब हम मान रहे हैं कि हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो है F इक्वल्स टू dp/dt, F इक्वल्स टू dp/dt। अब अगर मैं यहां पे
P की अपनी वैल्यू डाल दूं तो F वेक्टर कितना हो गया? F हो गया सर D बाय dt ऑफ कितना? M1v1 प्लस M2v2 प्लस M3v3 एंड सो ऑन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने बताया आपको, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए कंजर्वेशन के लिए, यानी कि यहां पे जो एफ की वैल्यू है वो कितनी हो जानी चाहिए? वो हो जानी चाहिए जीरो। सर अगर ये जीरो हो गया, इसका मतलब है इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर आ गया। भाई एफ की वैल्यू जीरो कर दी, एफ की वैल्यू जीरो की क्यों करी? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, law of conservation of linear momentum, law of conservation of angular momentum, any kind of law of conservation is only applicable when we talk about isolation, यानी no external force। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क भी हो सकता है बेटा, बिकॉज टॉर्क घुमाता है, फोर्स आगे लेके जाता है, बट टॉर्क घुमाता है। तो जब फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब d बाई डी टी ऑफ m1v1 m2v2 m3v3 जीरो हो जाएगा। यानी उस केस में m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इन सब की वैल्यू का सम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सर कांस्टेंट क्यों लिख दिया? क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन अगर किसी का जीरो आ रहा है यानी वो कौन है? वो कांस्टेंट है। यानी m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 बराबर किसके? बराबर है कांस्टेंट के। बस समझ में आ रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि जो मोमेंटम टोटल है वो हमेशा सेम रहेगा, यानी इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल मोमेंटम की वैल्यू के बराबर ही होगी। आपकी बुकलेट में ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना, मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा हुआ, आपकी बुकलेट में इसको लिखा हुआ है भाई, मैंने m1v1 की जगह मैंने ऐसे लिख लिया p1, है ना, यहां पे क्या लिख लिया बच्चों? p2, यहां पे क्या लिख रहा है बच्चों? p3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहां पे बोल दिया है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द बॉडीज इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का मतलब है व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देयर इज नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना? और ये मैं बार बार बोल रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, बिकॉज अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो हमारा कंजर्वेशन वैलिडेट नहीं होगा। इसलिए आपके बुकलेट में जो स्टेटमेंट लिखी है ना, सबसे ऊपर जरा चेक करके देखो, वहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। देखो लिखा ना ऊपर, क्या लिखा हुआ है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो अपने बुकलेट में प्लीज वहां पे लिख लो जहां पे शब्द लिखा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, when no external force acts on it, when no external force acts on it। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता उस वक्त, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता उस वक्त क्या लिखा है आगे? द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज इज कंजर्व्ड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द म्यूचुअल एक्शन। हाँ, मतलब आपस में इनके ऊपर जो एक्शन रिएक्शन लग रहे हैं उन पर डिपेंड नहीं करता। सिंपल सा लॉजिक ये बताया, सही है ना? तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। इसको अपनी भाषा में भी यहां पे लिख सकते हैं, तो हम यहां पे लिख लेते हैं दैट इज, वहां पे जगह खाली होगी तो प्लीज वहां पे लिख लो, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम व्हेन no external force acts on it, when no external force acts on it। अभी इस जो मैंने स्टेटमेंट यहां पे लिखाई है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं। मान लो मेरे पास जो मासेस हैं वो m1 m2 m3 m4 हैं, M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन,
और इनिशियली उसकी वेलोसिटी u1 u2 u3 एंड सो ऑन है, और कुछ हुआ, कुछ इंट्रैक्शन हुआ, फोर्स नहीं लगा बाहर से बट कुछ इंट्रैक्शन हुआ, और फाइनल वेलोसिटी मास m1 की v1 हो गई, m2 की v2 हो गई, m3 की v3 हो गई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। प्लीज आप लोग ये स्टेटमेंट वहां पे नोट कर लीजिए। ये एक तरीका और है इसे लिखने का कंजर्वेशन का, कि ये सारे क्या हो गए, इनिशियल मोमेंटम्स हो गए, और ये सारे क्या हो गए, ये फाइनल मोमेंटम्स हो गए। और इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर आएगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझते हैं आगे एग्जांपल की हेल्प से। एक बार फटाफट बता दो, कंजर्वेशन समझ में आया क्या आप लोगों को? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो टोटल मोमेंटम है, जितना पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में भी होगा। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के हमेशा बराबर होगा। अगर पहले मोमेंटम 40 था, यूनिट क्या होगी, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल मोमेंटम भी 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही होगी। इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और एक चीज ध्यान रखना बच्चा, मोमेंटम का लॉ या कंजर्वेशन सिर्फ तभी तक वैलिड होता है जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। इमेजिन करो, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होती, अगर यहां पे एफ की वैल्यू 0 नहीं होती तो ये कांस्टेंट ही नहीं होता, और जब ये कांस्टेंट ही नहीं होता तो P1 प्लस P2 प्लस P3 कांस्टेंट ही नहीं होता, यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता ही नहीं। तो कंजर्वेशन होने के लिए हमारा एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होना जरूरी है। इसलिए आपके बुकलेट में जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। और ध्यान रखना है, सिर्फ इसके लिए नहीं, every kind of conservation is only applicable when there is a isolation only। बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लग रहा हो। मोटी मोटी बात बड़े आसानी से समझ लो कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, बस इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। बच्चा कह रहा है सर कैन यू एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हम एग्जांपल की हेल्प से ले रहे हैं, अब शुरू करते हैं एग्जांपल की हेल्प से। सबसे पहला मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, दिस शूटिंग फ्रॉम अ गन। जब हम किसी डबल बैरल गन को फायर करते हैं तो यूजुअली आपने देखा होगा उसे कंधे पे रख लेते हैं। आप देखो यहां पे एक स्नाइपर दिखा रखा है और उसने शूट करने के लिए जो अपना इसका बॉटम है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट जो गन का जो बॉटम है इसको अपने कंधे पे रखा हुआ है। अब सवाल है सर कंधे पे क्यों रखा हुआ है? कॉन्सेप्ट है रिकॉलिंग का, आप समझो इसको। जैसे इमेजिन करो कि मैं एक छोटे से एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा गन बना लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक गन है, मान लीजिए गन है, सही है। अब इस गन में ये एक बुलेट है, देख रहे हो ये बुलेट है। इस बुलेट का मास है m, स्मॉल m। ये जो गन है इसका मास है कैपिटल M। मैंने क्या ले लिया है, हमने एक गन बना ली है। उस गन में हमने एक बुलेट एज्यूम कर लिया, इसका मास है स्मॉल m, और ये जो गन है इसका मास है कैपिटल M। और हमें पता है कि यहां पे m की वैल्यू और कैपिटल M की वैल्यू में से कैपिटल M ज्यादा ही होगा, बंदूक भारी ही होती है, गोली हल्की सी होती है। अब जब ये इनिशियली बुलेट फायर नहीं की थी, व्हेन बुलेट इज नॉट फायर्ड, तो जब बुलेट फायर नहीं की थी सब कुछ रेस्ट पे था, ठीक है, सब कुछ रेस्ट पे था। बुलेट रेस्ट पे थी, हां सब, वो बंदूक के अंदर है गोली। बुलेट रेस्ट पे, बंदूक भी रेस्ट पे, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया?
टोटल इनिशियल मोमेंटम। भाई वेलोसिटी ही नहीं है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी आई कितना हो गया, पी हो गया 0, पी कितना हो गया 0। लेकिन जब गोली चली और गोली आगे गई विद वेलोसिटी लेट्स सपोज स्मॉल यू, विद वेलोसिटी यू ऐसे गई, हमें मालूम है कि गन पीछे जाएगी, हमने पिक्चरों में देखा होगा, लॉजिक किसी का होगा, पीछे ऐसे बंदूक पीछे जाती है। बट मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता कहां जा रही है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है कैपिटल वी, इसकी वेलोसिटी कितनी ले ली मैंने, कैपिटल वी। अच्छा इसकी वेलोसिटी मैं स्मॉल वी ले लेता हूं, है ना, मैं इसकी वेलोसिटी को यहां पे स्मॉल वी ले लेता हूं, इसकी वेलोसिटी कैपिटल वी। अच्छा फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम या टोटल फाइनल मोमेंटम, तो टोटल फाइनल मोमेंटम बिकम्स व्हाट, टोटल फाइनल मोमेंटम बिकम्स पी एफ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इसका मास इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इसकी वेलोसिटी। बोलो मुझे पता है कि बंदूक पीछे जाती है, नहीं पता है तो वो एक टाइम के लिए भूल जाओ कि हां साहब फाइनल मोमेंटम कितना होगा, भाई जब गोली चली ऐसे तो उसकी वेलोसिटी v है, इसका मास m है, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया m इंटू वी, और यहां मोमेंटम कितना हो गया m इंटू कैपिटल वी, तो फाइनल मोमेंटम कितना आ गया mv प्लस कैपिटल m कैपिटल v। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें मालूम है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। भाई वो m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 m2 v2 उस तरह नहीं लिख रहे, थोड़ा अलग तरीके से लिख रहे हैं। बोलो यानी इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, यानी 0 बराबर किसके होगा m इंटू वी प्लस m इंटू कैपिटल वी। यानी अगर मैं यहां से कैपिटल M इंटू कैपिटल वी का फॉर्मूला निकालूंगा तो माइनस M इंटू वी आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ स्मॉल m इंटू स्मॉल वी आ जाएगा। यानी अगर मैं यहां से कैपिटल V निकालूंगा तो कैपिटल V का फॉर्मूला कितना आएगा, माइनस M स्मॉल v माइनस M स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल M। देखो ये हमारे पास कैपिटल V का फॉर्मूला आ गया। अब ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है बच्चों, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो और बेहतर है, वैसे अगर आप वेक्टर फॉर्म लगाना चाहो तो यहां पे वेक्टर लगा लो, देखो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो पी आई वेक्टर हो जाएगा, पी आई वेक्टर हो जाएगा, यहां भी वेक्टर साइन आ जाएंगे, यहां भी वेक्टर साइन आ जाएंगे, यहां भी वेक्टर आ जाएंगे और यहां भी वेक्टर आ जाएंगे। देख रहे हो यहां पे वेक्टर आ गया। अब यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब है जो ये वाली वेलोसिटी है और जो ये वाली वेलोसिटी वो अपोजिट है। यानी अगर गोली चलेगी तो गोली इधर जाएगी तो बंदूक इधर जाएगी, इसे बोलते हैं रिकॉइलिंग होना। ये क्या हो रही है, ये रिकॉइल हो रही है बच्चों, ये क्या है, ये रिकॉइल हो रही है। हमने बोल दिया क्या हो रहा है साहब, ये रिकॉइल हो रहा है, तो ये रिकॉइलिंग हो रही है, सही है, ये रिकॉइलिंग हो रही है। तो ये नेगेटिव साइन बता देता है, यहां लिख देता हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट रिकॉइल्स। बुलेट क्या कर रही, गन क्या कर रही है, रिकॉइल कर रही है। अब होता क्या है, क्योंकि मुझे कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पता है, भाई इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, रिकॉइल करेगी, तो मैंने क्या किया, मैंने व्हाट इज दिस कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर, इट इज अ मास ऑफ गन। तो मैंने क्या किया, जब मैंने बंदूक चलाई तो बंदूक का मास, यहां पे बंदूक का मास क्या था, स्मॉल एम, नहीं बुलेट का मास था यहां पे कितना, जो बुलेट निकल रही यहां से वो निकलेगी स्मॉल एम, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो वेलोसिटी होगी स्मॉल वी। ये जो बंदूक है इसका मास होगा कैपिटल एम, और ये पीछे रिकॉइल करेगी, इसकी वेलोसिटी होगी कैपिटल वी। तो जब मैंने इसे कंधे पे रख लिया तो ये बंदूक और मेरा पूरा कंधा और मेरी पूरी बॉडी, इट बिकम्स अ सिंगल सिस्टम। आप समझो भाई, ये जो बंदूक है इसे मैंने कंधे पे रख लिया, शोल्डर पे रख लिया, टाइटली हेल्ड कर लिया, और जैसे टाइटली हेल्ड किया तो क्या हुआ, तो मेरी बंदूक और मेरी पूरी बॉडी बिकम्स अ होल कंबाइंड सिस्टम। इस वजह से जो रिजल्टेंट मास है वो बढ़ गया, इसलिए रिकॉइल वेलोसिटी घट जाएगी। अब आप खुद सोचो, आप पॉइंट किए हुए हो, बंदूक चला रहे हो, और रिकॉइल तो पक्का करेगी, तो जब रिकॉइल करेगी तो आपके टारगेट मिस हो जाएगा। समझ रहे हो, आप बंदूक चला रहे हो, आपकी बुलेट उधर गई, गन रिकॉइल करेगी, लेकिन जब रिकॉइल करेगी तो आपका टारगेट मिस हो जाएगा। तो आपने क्या किया, उसे कंधे पे रख लिया, और जब कंधे पे रखा तो मास ऑफ गन एंड मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो भी वो चला रहा है उसको, स्नाइपर, वो इट बिकम्स अ कंबाइंड सिस्टम। द इफेक्टिव मास विल इंक्रीज, देयरफॉर द रिकॉइल वेलोसिटी विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो जर्क जो आएगा पीछे वो बहुत कम आएगा,
वो टारगेट कभी मिस होने नहीं देगा। इसीलिए व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, बच्चे ने अभी उसका नाम भी बताया कि सर उसको बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं, बच्चा बोला सर उसको स्टॉक बोलते हैं, ये जो पोर्शन यहां पे है, इट शुड बी हेल्ड टाइटली, द गन मस्ट बी शुड बी हेल्ड टाइटली ऑन द शोल्डर सो दैट द इफेक्टिव मास इंक्रीज, देयरफॉर द वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए इसके करके हम अपनी बंदूक को अपने शोल्डर पे रखते हैं। तो जो पहला एग्जांपल जो आपके बुकलेट में लिखा है और यहां से कंजर्वेशन से प्रूव भी हो गया वो यही है। उसमें लिखा हुआ है कि while firing a gun it must be held tightly to the shoulder, this would save the hurting of the shoulder। पहले तो एकदम अगर आएगा तो ऑफ कोर्स उसे तोड़ भी देगा कंधे को। तो when gun is held tightly, the body of the shooter and the gun behaves as a one body, the total mass becomes larger and therefore the recoil velocity of the body and the gun becomes too small। तो रिकॉल वेलोसिटी जो है गन की बहुत कम हो जाएगी, तो आसान भी रहेगा, सही भी रहेगा, टारगेट कभी मिस ही नहीं होगा। तो प्लीज ये सब जो इंफॉर्मेशन है आप प्लीज कहीं पे एडिशनली वहां पे नोट कर लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है रिकॉलिंग ऑफ गन। क्या नाम है इस कॉन्सेप्ट का? रिकॉलिंग ऑफ गन। चलो जी, मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप एग्जाम्पल बताएं, तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। सर ये एग्जाम्पल बुकलेट में कहां लिखना है? आपके बुकलेट में ये पेज नंबर 20 पे नीचे कहीं लिख लो, बस एक्सप्लेनेशन वहीं पे कहीं नोट कर लो, पेज नंबर 20 पे, ठीक है ना। कंजर्वेशन समझ में आ गया बच्चों? कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। जो भी मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि अगर पहले मोमेंटम 0 था तो फाइनली भी मोमेंटम 0 ही हो गया। 0 कैसे हो गया सर? अरे इस गोली का मोमेंटम इधर हो गया और बंदूक का मोमेंटम इधर हो गया, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है? ये कैंसिल आउट तो कर रहा है यार। तभी तो बुलेट इधर जाने से गन इधर जाती है, क्योंकि उसे कैंसिल आउट करना है, मोमेंटम 0 बनाना है। अरे समझे कि नहीं? एक बार फटाफट चैट सेक्शन में लिख के बताओ, आगे चलूंगा। फिर कंजर्वेशन का मैंने एक एग्जांपल आपको करा दिया है, अभी मैं आपको कंजर्वेशन का लॉ प्रूफ करवाऊंगा। जो प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पहले वो कराऊंगा, फिर और एग्जांपल्स की हम लोग आगे बात करेंगे। प्लीज एक बार चैट सेक्शन में लिख दो, कोई डाउट है तो। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है, तो यहां से हम लोग आगे जा सकते हैं ना, यहां से आगे चल सकते हैं। आगे का हमें पीछे जाना पड़ेगा अपने बुकलेट में। हम जो पढ़ रहे हैं बुकलेट के अनुसार हम लोग पेज नंबर 20 पे आ गए हैं, लेकिन हमें पेज नंबर 19 पे जाना पड़ेगा, बिकॉज हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव नहीं किया है। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे एग्जाम्पल पूछा तो मैंने एग्जाम्पल पे आ गया हूं, बट मैं अब आपको कंजर्वेशन को प्रूव करवाता हूं। मैं ये वाली जो स्टेटमेंट थी ना बच्चों, ये वाली स्टेटमेंट, ये जो मैंने नीचे यहां पे लिखी थी, ये m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 एंड सो ऑन बराबर m1 v1 m2 v2 m3 v3 इनके बराबर, ये मैं आपको प्रूव करवा रहा हूं। तो अब मैं जा रहा हूं आपके बुकलेट के पेज नंबर 19 पे, आपके बुकलेट के पेज नंबर 19 पे। चलो ध्यान लगाओ, ये आपका बुकलेट का पेज नंबर 19 है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे डायग्रामेटिकली मैंने बना रखा है कि जैसे आप देख रहे हो यहां पे एक बॉडी है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। ये बिफोर कोलिजन है बेटा, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की सिचुएशन। ये ड्यूरिंग कोलिजन हो गया बेटा, ये कोलिजन के दौरान हो गया कि साहब एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं। अच्छा, कोलिजन होने के लिए ये शर्त भी जरूरी है बच्चों कि u1 की वैल्यू यहां पे u2 से ज्यादा होनी चाहिए। ध्यान से देखो, आपके बुकलेट में शायद लिखा नहीं है, प्लीज वहां पे लिख भी लेना, u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होनी चाहिए। सही बात है सर, अगर मान लो u2 ज्यादा हुआ तो आगे भागता रह जाएगा, और मान लो बराबर बराबर हुआ तो इन दोनों के पीछे जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा। अगर कोलिजन कराना है तो u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होनी चाहिए, ये शर्त है सर, इसमें क्या समझना है ना भाई। अगर मान लीजिए u1 ज्यादा हो तो टकरा ही जाएगा ना कभी ना कभी, u2 ज्यादा हो तो आगे निकल ही जाएगा सर।
अगर ये बराबर बराबर हुए तो इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन की सिचुएशन है बेटा। कोलिजन हो रहा है, जब कोलिजन हो रहा है तो ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे फोर्स लगाया, देख रहे हो आप, देखो ये लगाया एफ ए बी, एफ ए बी का मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये क्या है बेटा, ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, एनएल 3 का मतलब है न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड, जो हमारा थर्ड लॉ है, एफ ए बी की वैल्यू माइनस ऑफ एफ बी ए होती है, सभी तुमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन की सिचुएशन है। और उसके बाद आया सर आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन, कि कोलिजन हो गया सब, इन दोनों ने आपस में इंटरेक्शन कर लिया, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा दिया, और अब इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और अब इसकी वेलोसिटी हो गई v2, है ना, अब इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी होगी v2। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दो इंटरेक्शंस हैं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपस में एक इंटरेक्शन है। इनिशियल मोमेंट, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूंगा, इससे पहले की बात, मतलब कोलिजन से पहले की बात करूंगा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, ये होगा सर m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2, यानी m1 u1 प्लस m2 u2। उसके बाद जब कोलिजन हो गया तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, समझ रहे हो, m1 v1 प्लस m2 v2, यानी इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा सर m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, ये होगा m1 v1 प्लस m2 v2। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन सच में सही है तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, मैं इसको प्रूव करने वाला हूं, सही है, मैं इसको प्रूव करने वाला हूं। चलो, आई होप आप लोगों ने इससे पिछले लेक्चर्स मैंने देख रखे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को इंपल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स इज नथिंग बट इट इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स। इंपैक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है उसका क्या चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। और वो इंपल्स की जो वैल्यू है बच्चों, है ना, वो इंपल्स की जो वैल्यू है, इंपल्स की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, इंपल्स की वैल्यू होती है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। इंपल्स का फॉर्मूला होता है किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। इंपल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। ये मुझे याद है, मुझे लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने पढ़ाया था और मैंने इसे डिराइव भी किया था क्लास में, कि इंपल्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो हमने बोला साहब इन दोनों का आपस में कोलिजन हुआ, कोलिजन की शर्त भी समझ में आ गई, u1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद सिचुएशन ये आ गई, इनिशियल मोमेंटम ये आना चाहिए m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2, और दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। ड्यूरिंग कोलिजन सिचुएशन बैठेगी कि एफ ए बी की वैल्यू माइनस ऑफ एफ बी ए के बराबर होगी, बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सही है। अब लॉजिक क्या है बच्चों, हमने पढ़ा कि जब एक दूसरे ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया तो इंपल्स एक्सर्ट हुआ, और इंपल्स का फॉर्मूला किसके बराबर बताया मैंने, इंपल्स का फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। लेकिन सर इंपल्स का एक फॉर्मूला और है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया चेंज इन मोमेंटम के बराबर। फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। अब मान लीजिए इन दोनों बॉडीज ने जब आपस में इंटरेक्शन किया, यानी जब आपस में टकराई, तो मान लीजिए डेल्टा टी टाइम के लिए टकराई, कितने टाइम के लिए टकराई, डेल्टा टी टाइम के लिए टकराई, तो इंपल्स ऑफ m1 या इंपल्स ऑफ m1 ड्यू टू m2, मतलब जब 2 ने 1 पे फोर्स लगाया होगा, जब 2 ने 1 पे फोर्स लगाया होगा तो बात ये होगी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। बोलो सही है क्या। इंपल्स ऑफ, आपकी बुक में देखो स्टेप्स लिखे हुए हैं, यहां पे आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है मैं वो पढ़ लेता हूं। उसमें लिखा है इंपल्स ऑफ एफ ए बी, आपकी बुक में लिखा हुआ है सीधा इंपल्स ऑफ एफ ए बी, तो मैं लिख दिया यहां पे इंपल्स ऑफ m1 ड्यू टू m2, यानी इंपल्स ऑफ व्हाट, इंपल्स ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं जो आपकी बुक में लिखा वो लिख लेता हूं, चलो इंपल्स ऑफ एफ ए बी। तो इंपल्स ऑफ एफ ए बी क्या होगा, ये होगा एफ ए बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। लेकिन चेंज इन मोमेंटम किसका, भाई जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो अगर मैं निकाल रहा हूं इंपल्स ऑफ दिस फोर्स एफ ए बी, यानी एफ ए बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, तो फोर्स ऑन क्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी।
और अगर ए पे फोर्स लग रहा है तो ए की मोमेंटम में चेंज हो रहा है ना। अब ए का मोमेंटम कैसे चेंज हुआ, ए वाला ये रहा, पहले इसका मोमेंटम था m1v1 सॉरी m1u1, और अब मोमेंटम कितना हो गया इसका m1v1। पहले था m1u1, अब हो गया m1v1। तो चेंज इन मोमेंटम होता है बच्चों फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेकिन चेंज इन मोमेंटम ऑफ व्हाट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए या चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 मास, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1। भाई लोग मैं रुक गया हूं, ठीक है ना, मैं रुक गया हूं। बताओ जरा इस स्टेप में किसी को डाउट है तो बताओ। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो बताओ। हमने यहां पे इंपल्स का फॉर्मूला बना दिया है, इंपल्स ऑफ एफएबी किसके बराबर आया, इंपल्स ऑफ एफएबी, इंपल्स ऑफ एफएबी आ गया एफएबी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इंटरेक्शन का टाइम हमने डेल्टा टी नोटिस कर दिया है ना। और चेंज इन मोमेंटम किसका हो गया, चेंज मोमेंटम ए का हो गया। ए का मोमेंटम चेंज क्यों हुआ सर, क्योंकि सर ए पे फोर्स लगा, पढ़ो ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए हो गया, दैट बिकम्स पीएफ माइनस पीआई, यानी m1v1 माइनस m1u1। सिमिलरली अगर मैं निकालूंगा इंपल्स ऑफ दूसरे इंपल्स का, इंपल्स ऑफ एफबीए, अब किस पे इंपल्स, इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफबीए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, एंड दैट विल बी अगेन व्हाट, पीएफ माइनस पीआई। अब बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m2u2, इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m2v2, तो चेंज मोमेंटम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा m2v2 माइनस ऑफ m2u2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अरे बताओ यार, बच्चा कह रहा है सर कोलिजन के बाद पार्टिकल अपोज डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, जरूरी थोड़ी ना है कि अपोज डायरेक्शन में जाएं, जा सकते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा जाएंगे, जा सकते हैं बट जरूरी नहीं है कि जाएंगे। हम सेम डायरेक्शन में मानकर चल रहे हैं, कोलिजन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे बड़े अलग अलग स्पेशल केस बनते हैं। चलो बेटा, तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो दो स्टेटमेंट्स मैंने यहां से निकाल ली, देख रहे हो, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। मेरे पास ये एक स्टेटमेंट आ गई बेटा, ठीक है, और एक स्टेटमेंट ये आ गया बेटा, सही है। अब मैंने जो कि पहले पढ़ लिया है कि हमें मालूम है कि एफ ए बी की वैल्यू माइनस ऑफ एफ बी ए के बराबर होती है। ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, हमने पढ़ लिया है भाई। जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो एफ ए बी की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, माइनस ऑफ एफ बी ए के बराबर होगी। अब मैंने दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो एफ ए बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, सही है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब इसका फॉर्मूला एफ ए बी का, रंग बदल देता हूं, ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला एफ ए बी का इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूला ये लिखा है सर, ये इसके लिए डाल देता हूं, यहां पे कितना आ गया, ये आ गया, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं m1v1 माइनस m1u1, सही है, इक्वल टू माइनस ऑफ, अब इसका फॉर्मूला एफ बी ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला बच्चों ये रहा, देखो है ना, ये है, तो माइनस ऑफ कितना आ गया m2v2 माइनस ऑफ m2u2, सही है क्या, बोलो। तो क्या रिलेशन बन गया बच्चों, ये बन गया m1v1 माइनस m1u1 माइनस ऑफ m2v2 माइनस माइनस प्लस m2u2, सही है। अब एक काम कर लेते हैं, अब इनिशियल वेलोसिटी वाले एक तरफ कर लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी वाले फॉर्मूले इक्वेशन एक तरफ कर लेते हैं। तो इस वाले को इधर ले गया, क्या बन गया, ये बन गया m1v1 प्लस m2v2, किसके बराबर आगे देता गया, प्लस हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2। दोबारा रीराइट कर लेता हूं, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। जरा चेक करो बेटे, ये तो फॉर्मूला था हमने जो शुरुआती क्लास में बोला था कि इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आएगी किसके बराबर, फाइनल मोमेंटम के।
m1u1 प्लस m2u2. दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स इनिशियल मोमेंटम. ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, बिकॉज सिस्टम के पार्ट कौन है? सिस्टम के पार्ट दो है बेटा, m1 भी और m2 भी सिस्टम का पार्ट है. तो इनिशियल मोमेंटम हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम बराबर किसके? फाइनल मोमेंटम के बराबर. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है बेटा. इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है ना? तो यहां तक जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है. और इसी की हेल्प से, देखो, इसी की हेल्प से मैंने आपको ये रिकॉलिंग का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है. ये रिकॉलिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या था कॉन्सेप्ट? इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम. बंदूक से गोली निकलने के बाद बंदूक पीछे जाती है. अकॉर्डिंग टू विच लॉ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. बंदूक से गोली निकलने के बाद बंदूक पीछे जाती है. वो बकवास दिखाते हैं मूवीज में, वो बंदूक से गोली मार रहा है, ऐसे 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 मार रहा है. ये पॉसिबल नहीं है. वो दोनों हाथों से पकड़नी पड़ती है बंदूक, ऐसे, जो शॉर्ट गन्स भी होती हैं. ये तो खैर डबल बैरल गर्ल्स हैं, सिंगल बैरल से वो कंधे पे लगाना पड़ रहा है इसको. वो जो ऐसे छोटी छोटी बंदूक होती है, मेरे पास तो है नहीं डेमो के लिए, मैं कैसे दिखा दूंगा? मतलब ऑफ कोर्स मैं कैसे दिखाऊं, समझ रहे हो? वो बंदूक ऐसे चलाते थे ना मूवीज में, ऐसे ऐसे चलाते हैं वो. साउथ इंडियन मूवीज में तो ऐसे ऐसे चलती हैं. वो पॉसिबल नहीं है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है. बट हां, गन रिकॉइल करती. इसीलिए जब वो जो हैंडगन्स होती हैं उन्हें भी बड़ा फर्मली पकड़ना पड़ता है. अब जब चला रहे बड़ी फर्मली पकड़ना पड़ता है. वो बिल्कुल पीछे आता है, रिकॉइल होता है. रिकॉइल होगा, शॉट मिस होगा, जर्क भी आएगा, हाथ में चोट भी लग सकती है. ठीक है, चलो. तो पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया लीनियर मोमेंटम का. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं. कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम सेज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. ध्यान रखना बच्चों, अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, अगर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, तो कभी भी कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है. कंजर्वेशन इज ओनली पॉसिबल कब? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. बिना फोर्स जीरो किए प्रूव ही नहीं हो सकता. इसलिए कभी भी कंजर्वेशन का, मैं बार बार बोल चुका हूं इस बात को, चाहे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो, चाहे एनर्जी का हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम का हो, हमेशा फोर्स की वैल्यू या हमेशा एक्सटर्नल कनेक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो होगी. कभी भी बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. चलिए जी, तो मैंने एक एग्जांपल आपको करा दिया है, रिकॉलिंग ऑफ गन. ये जो है हमारा एग्जांपल किसका हो जाएगा? रिकॉलिंग ऑफ गन का. एक करके एग्जांपल करेंगे. प्लीज फटाफट एक बार चैट सेक्शन में लिख दो, और प्लीज सारे लिख दो यार. ये क्या कंजूसी है कि चैट सेक्शन में भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यार. ऐसा थोड़ी ना होता है यार. प्लीज सारे बच्चे चैट सेक्शन में एक बार लिख दो, यस सर, ओके सर, ठीक है, डाउट नहीं है सर, कुछ भी लिख दो भाई. कम से कम बताओ. कोई डाउट है तो मेरे को बता दो ना, मैं रिपीट कर सकता हूं वो चीजों को. जिन जिन बच्चों ने एग्जांपल दिया, इसलिए मैंने एग्जांपल पहले ले लिया. कंजर्वेशन के प्रूफ से पहले मैंने एग्जांपल पढ़ा दिया. बच्चों ने कहा मुझे, इसलिए मुझे एक बार बताओ कि सर डाउट है कि कोई. लाइव क्लास ले रहा हूं, रिकॉर्ड डाल देता, इससे अच्छा तो फटाफट बताएंगे प्लीज, बिकॉज मेरे को एग्जांपल्स कराने हैं सारे, और 15 मिनट मेरे पास बचे हैं इस क्लास के. चलिए, सबने तो नहीं किया है, फिर भी चलो काफी बच्चों ने रिस्पॉन्ड कर दिया है. तो कंजर्वेशन समझ में आ गए बच्चों. और ये 101% लिखवा के ले जाओ मुझसे कि कंजर्वेशन की स्टेटमेंट और प्रूफ और एग्जांपल बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं. जैसे मैंने बोला ना कि व्हेन वी फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन, इट रिकॉइल्स. इट इज बेस्ड ऑन विच लॉ? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के जैसे कॉइल जो है, जो गन है, वो पीछे जाती है. चलो आगे चलते हैं ना, एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कुछ और. दूसरा जो एग्जांपल है यहां पे हम लोग ले रहे हैं रॉकेट प्रबल्जन का. रॉकेट जब ऊपर जाता है, रॉकेट प्रबल्जन, आपकी बुकलेट में जो स्टेटमेंट है मैं पहले वो कोट करता हूं सीधा सीधा. आपकी बुकलेट में लिखा फायरिंग फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट एंड अ जेट प्लेन्स. फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट एंड अ जेट प्लेन्स. जेट प्लेन्स या फिर रॉकेट, इसकी बात कर लेते हैं. जैसे इमेजिन करो ये हमारा रॉकेट है, इसका मास जो है कैपिटल एम है. इमेजिन करो इसका मास कितना है? कैपिटल एम. इसका मास कैपिटल एम. दिख नहीं रहा, मैं कलर बदल लेता हूं, 1 मिनट रुको.
इसका जो मास कितना है, कैपिटल एम है सर, कैपिटल एम। और जिस वेलोसिटी से रॉकेट ऊपर जा रहा है मान लीजिए वो है कैपिटल वी, सही है, वो है कैपिटल वी। अच्छा, जो नीचे जो इसका कंबशन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे देखो नीचे कुछ जल रहा है, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन हुई, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से बहुत सारे अमाउंट में यहां से एग्जॉस्ट हुआ। मान लीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये एग्जॉस्ट, इसका मास स्मॉल एम है, और जिस स्पीड से ये एग्जॉस्ट हो रहा है मान लीजिए ये स्मॉल वी है। तो सवाल है रॉकेट ऊपर क्यों गया, रॉकेट ऊपर क्यों गया, सवाल ये है। अब इमेजिन करो इनिशियली जब रॉकेट को फायर नहीं किया था, ये नीचे कंबशन नहीं हुआ था, नीचे कंबशन चैम्बर होता है, कंबशन चैम्बर में आग लगाते हैं, यहां बहुत तेजी से धुआं निकलता है और वो नीचे की तरफ एग्जॉस्ट होता है, जिस वजह से एक्चुअली रॉकेट ऊपर जाता है। मैं बता रहा हूं वो क्यों है। तो रॉकेट ऊपर क्यों जाता है हम लोग ये पढ़ रहे हैं, और रॉकेट का ऊपर जाना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है बच्चों। रॉकेट का ऊपर जाना भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब सुनो, इनिशियली जब सब कुछ सिस्टम रेस्ट पे था, जब सब कुछ रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम, तो अगर मैं बोलूंगा सर इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो इनिशियल मोमेंटम होगा सर 0। क्यों सर, बिकॉज मास ऑफ रॉकेट कैपिटल एम, रॉकेट रेस्ट पे, और नीचे जो गैसियस सिस्टम है, या जो भी हमारा फ्यूल है, जो कंबशन चैम्बर है, उसका मास मान लीजिए जो हमारा फ्यूल है उसका मास एम है, और वो भी रेस्ट पे, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया 0। तो इनिशियल टोटल मोमेंटम हो गया 0। अब फाइनल मोमेंटम क्या निकाला बेटा, भाई हमारा जब नीचे कंबशन होना शुरू हुआ तो जो एग्जॉस्ट है वो नीचे की तरफ आया, जो धुआं है वो नीचे की तरफ आया, यानी इस वाले का मोमेंटम हो गया m इंटू वी, और रॉकेट का मास और रॉकेट की वेलोसिटी m इंटू कैपिटल वी, ये हो गया इसका क्या फाइनल मोमेंटम, ये हो गया इसका फाइनल मोमेंटम। ये था इसका इनिशियल मोमेंटम जो कि था 0 था, और ये क्या हो गया इसका फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई कोई बाहर से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम एप्लीकेबल है, यानी कि 0 बराबर किसके हुआ, 0 बराबर हुआ m इंटू कैपिटल वी प्लस m इंटू स्मॉल वी के, यानी कैपिटल V की वैल्यू किसके बराबर आ गई, या कि माइनस ऑफ एम वी अपॉन में कैपिटल M। और अगर आप वेक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वेक्टर का इस्तेमाल कर ही सकते हो सर। ये बिल्कुल सेम सर रिकॉइल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ गया, देखो जरा, देखो सर, वो तो है रिकॉइल वाला कॉन्सेप्ट ही तो है, उस जैसे ही तो है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमारा धुआं नीचे जा रहा है, अगर हमारा एग्जॉस्ट नीचे जा रहा है तो रॉकेट ऊपर जाएगा। तो रॉकेट ऊपर क्यों जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि साहब जब वो रॉकेट के अंदर कंबशन होता है ना नीचे कंबशन चैम्बर में, तो उसके जो एग्जॉस्ट है, जो धुआं है, जो उसके जो फ्यूम्स हैं, जो थ्रस्ट है वो नीचे की तरफ लगाता है, तो नीचे का मोमेंटम हो गया। मोमेंटम को 0 करने के लिए, बिकॉज पहले भी मोमेंटम 0 था, रॉकेट ऊपर की तरफ चलता है। तो रॉकेट ऊपर क्यों चलता है वो सर यहां से समझ में आ रहा है। तो यहां पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट रॉकेट मूव्स इन द डायरेक्शन opposite to exhaust। मैं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, आपकी बुकलेट में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है इन रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स द फ्यूल इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द कंबशन चैम्बर। ये जो नीचे ये कंबशन चैम्बर है बच्चों, जहां पे आग लग रही है, सब नीचे धुआं निकल रहा है। द हॉट एंड द हाईली कंप्रेस्ड गैसेस एस्केप थ्रू द नैरो ओपनिंग which is called as exhaust nozzle। ये जो दिख रही है ना आपको, ये exhaust nozzles हैं, ये वाली। आगे लिखा है with a large velocity as a result of escaping gases across a large backward momentum as in turns imparts an equal forward momentum to the rocket in accordance with the law of conservation of linear momentum। पूर्व कह रहा है सर समझ में नहीं आया कि रॉकेट ऊपर क्यों गया। बेटा इसके अंदर ये जो कंबशन चैम्बर है ना बेटा, ये जो आपको दिख रहा है नीचे कंबशन चैम्बर, इस कंबशन चैम्बर में से जितना भी फ्यूल कंबस्ट होके नीचे की तरफ एग्जॉस्ट हो रहा है, तो नीचे मोमेंटम एक्वायर हो गया एक। अब पहला मोमेंटम 0 था, अब मोमेंटम नीचे आने की वजह से मुझे मेरे रॉकेट को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ताकि नीचे वाला मोमेंटम ऊपर वाले मोमेंटम को कैंसिल आउट करके 0 कर दे। बोलो पूरब, बात समझ में आई क्या। नीचे कंबशन चैम्बर में
जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में फ्यूल कंबस्ट हुआ, उसने नीचे की तरफ एक थ्रस्ट लगाया, नीचे की तरफ से गैसेस को एस्केप कराया। अब नीचे का मोमेंटम एक्वायर हो गया। अब इस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए, जीरो करने के लिए रॉकेट को ऊपर जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो गैसेस नीचे गई, रॉकेट ऊपर चला गया, ताकि मोमेंटम बैलेंस होकर मोमेंटम बराबर किया जा सके। सर दक्ष सर ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही तो है। हाँ है, एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो रॉकेट प्रोपल्शन को हम थर्ड लॉ से भी बोल सकते हैं कि हां सर इसने एक्शन लगाया, एक्शन का रिएक्शन मिल गया। बट जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही आती है। और तूने अगर ध्यान से देखा हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थर्ड लॉ की हेल्प से ही प्रूव किया है यार। तो थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड ही है बेटा। चलो बेटा, तो हमने सेकेंड एग्जांपल और कर लिया, तो हमने दो एग्जांपल कर लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन के। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है मैन जंप्स आउट ऑफ बोट। अब इसमें तुम्हें फील आ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आप एक आदमी देख रहे हो बोट से कूद रहा है और बहुत खुश भी लग रहा है। नीचे स्विमिंग पूल तो नहीं होगा, बिकॉज बोट ऐसी है कि वो ओशन में ही होगा कहीं ना कहीं। बट हां, जब ये आदमी कूदता है बोट से, इसका सही डायग्राम ये है मेरे पास। ये डायग्राम है, थोड़ा ब्लर्ड था, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा ब्लर्ड था तो मैंने ये डायग्राम बना लिया। लेकिन ये भी डायग्राम में कुछ समझ में तो आना है, बट थोड़ी फीलिंग्स आ रही है, थोड़ा हैप्पी फीलिंग्स आ रही हैं कि जब जंप करते हैं तो क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं जंप करते हैं तो क्या होता है। जब आप बोट से जंप करते हैं तो एक्चुअल में जो बोट है वो पीछे की तरफ जाती है, और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो, जो ये आदमी जंप कर रहा है बोट से, तो ये जो नीचे पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये बोट है बेटे, ये बोट है। जब ये बोट से जंप करे तो इसने अपने हाथ में, अगर आप ध्यान से देखो, एक रस्सी बांधी हुई है। ये हमारा शोर है। शोर समझते हो? शोर है मतलब जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो जैसे ही ये आदमी जंप करता है फ्रॉम बोट टू शोर, ये बोट पीछे जाना शुरू कर देती है। तो सवाल है पीछे क्यों जाती है? जाती भी है कि नहीं जाती है? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर देख लेते हैं। मान लीजिए इनिशियली ये आदमी बोट में बैठा हुआ था, बोट में खड़ा हुआ था, बोट भी रुकी हुई थी, आदमी भी खड़ा हुआ था, रुका हुआ था। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? टोटल मोमेंटम हो गया सर जीरो। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? इनिशियल मोमेंटम हो गया सर जीरो। जैसे ये बोट से कूदा, इमेजिन करो इस आदमी का मास है स्मॉल एम, इस आदमी का मास है स्मॉल एम, और इसकी वेलोसिटी है स्मॉल वी। ये जो बोट है इसकी मास है कैपिटल एम, और इस बोट की वेलोसिटी कैपिटल वी। मुझे नहीं पता बोट कहां जाएगी, बट मैंने उसकी वेलोसिटी कैपिटल एम और कैपिटल वी लिख दी, सॉरी यहां पे। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम होगा m इंटू वी प्लस m इंटू कैपिटल वी। वही सर जो बार बार एक ही चीज लिखवा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अब कंजर्वेशन के हिसाब से ये इसके बराबर होगा, यानी जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया? एम वी प्लस m इंटू कैपिटल वी। यानी कैपिटल वी कितना आ गया? माइनस ऑफ एम वी अपॉन में कैपिटल एम। इस बार ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बार ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट है वो मैन के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ अ बोट टू द शोर, जब वो शोर की तरफ जाता है, जब वो एक, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जैसे जहां पे ओशन और लैंड मीट करने शुरू कर जाती है, तो वो लैंड पे कूद रहा है, वो पानी से, बोट से लैंड पे कूद रहा है, तो बोट पीछे की तरफ खिसक जाती है। क्यों खिसक जाती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं आपके साथ रीड करूंगा पूरी स्टेटमेंट, आपके बुकलेट की पूरी स्टेटमेंट में आपके साथ रीड करूंगा। फटाफट मेरे साथ रीड करो। इसमें लिखा है द बोट इज पुश स्लाइटली अवे फ्रॉम द शोर। शोर मतलब ये जो बेसिकली ये शोर है ना, ये शोर है मतलब जहां पे प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे बोट्स आ जाती हैं। हिंदी में क्या वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा। The boat is pushed slightly away from the shore. The momentum of the boat is equal to opposite to the man in accordance to the law of conservation of momentum. और ये सब बार बार एक ही स्टेटमेंट लिख रहा है। यहां पे लिख देता हूं कि नेगेटिव साइन signifies that boat is going away from shore. Boat is going away from shore. तो जब भी बोट से कूदते हैं, बोट थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की वजह से हो रहा है। बच्चा पूछ रहा है सर ये सेंटर मास पे डिपेंड करती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल करती है सर, सेंटर मास पे डिपेंड करती है। ठीक है ना? चलो अगला जो हमारा एग्जाम्पल आ रहा है वो है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब
एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब को बच्चों आप लोग ऐसे समझिए कि जब भी एक बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो वो चारों दिशाओं में क्यों जाता है। मतलब एक बम फटा, अब इमेजिन करो एक बॉम्ब है, ये सर बॉम्ब है, देखो इसमें आग भी लगा रखे हैं, यहां पे डायग्राम बड़ा सुंदर है ये, है ना। तो मान लीजिए ये जो हमारा बॉम्ब है, ये बॉम्ब है हमारा, इस बॉम्ब में का मास लेट्स सपोज कैपिटल एम है, इस बॉम्ब का मास कैपिटल एम है, और ये बॉम्ब जो है बेटा वो रेस्ट पे है, देख रहे हो ये किस पे, रेस्ट पे है। तो जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर एक्सप्लोजन, बिफोर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन समझ रहे हो, बम फटने से पहले मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है सर 0। तो बिफोर एक्सप्लोजन इनिशियल मोमेंटम इज 0, बॉम्ब फटने वाला है। अब आपने देखा होगा जब बॉम्ब फटता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसका एक टुकड़ा उधर चला जाता है, सिर्फ एक ही चला गया, या फटा तो एक तरफ चला गया। जब बॉम्ब फटता है तो चारों दिशाओं में फैलता है, उसके टुकड़े हर डायरेक्शन में जाते हैं। देखो मैंने दिखाया है, एक पार्टिकल यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इनिशियल मोमेंटम 0 था और फाइनल मोमेंटम भी 0 करने का है मुझे, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अगर मान लीजिए ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल टुकड़ा इधर गया तो दूसरा पार्टिकल इधर जाएगा ताकि मोमेंटम को बैलेंस कर ले, कैंसिल आउट कर दे। अगर ये पार्टिकल इधर भागा तो ये वाला पार्टिकल इधर भागेगा ताकि ये इसके मोमेंटम को कैंसिल आउट कर दे। अगर ये पार्टिकल इधर भागा, ये पार्टिकल इधर भागेगा ताकि एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल आउट कर दे। तो जब एक्सप्लोजन होता है, जब बॉम्ब फटता है, तो उस वक्त जो उसके जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, इट गोस इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस सो एज टू मेक द टोटल मोमेंटम 0। बिकॉज पहले भी मोमेंटम कितना था, 0 था, फाइनल मोमेंटम भी 0 बनाना है, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में उड़ जाता है। तो मैं आपकी बुकलेट से रीड कर लेता हूं क्या लिखा हुआ है बुकलेट में। तो बुकलेट में लिखा हुआ है, व्हेन बॉम्ब फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 0, इट्स मोमेंटम इज 0। हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बोलते हैं कि बॉम्ब ऐसे गिराया, फॉर एग्जांपल गिराया, रखा हुआ है, एक ही बात होती है, बिकॉज रखा हुआ है या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है तो एक ही बात हो गई। व्हेन डिफरेंट लिखा है व्हेन इन डिफरेंट डायरेक्शन, आई एम सॉरी, लिखा है व्हेन इन डिफरेंट डायरेक्शंस so the vector sum of momentum of these two pieces becomes 0 in accordance to the law of conservation of linear momentum। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन तो बुकलेट में नहीं लिखी हुई है, बट समझ में आती है कि पहले बॉम्ब रेस्ट पे था, मोमेंटम 0 था। when it explodes, आप इसको अपने आप भी लिख सकते हैं, when it explodes the different parts of the bomb goes in a different directions। different direction में क्यों जाता है? ताकि सर मोमेंटम को 0 कर दे, ताकि मोमेंटम को 0 कर दे। दैट्स द रीजन, बेसिक रीजनिंग, ये इजी है, समझ में आता है आप लोगों को। ओके, लास्ट इसका एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। ये एग्जांपल ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया, एक्सप्लोजन ऑफ बम, है ना। लास्ट में एग्जांपल ले रहा हूं कि थोड़ा सा बेतुका सा है सुनने में, बट एक्चुअल में स्पेस में ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही तरीका है समझने का। ये एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, ये एग्जांपल है अ पर्सन लिफ्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये आपको एक सुंदर सा लड़का दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये जो है वो ऐसे फूक मार रहा है बेसिकली। अब ये क्या फूक मार रहा है मुझे नहीं पता, बट हाँ इट इज ब्लोइंग एयर, ये अपने मुंह से एयर को ब्लो कर रहा है, मुंह से, समझ रहे हो, हवा बाहर निकाल रहा है। लॉजिक क्या, कॉन्सेप्ट क्या है? लॉजिक ये है कि अगर ये लड़का एयर को ऐसे ब्लो करेगा तो ये पीछे चला जाएगा। मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, ऐसा होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सर जो हवा निकलेगी उसका मोमेंटम इस तरफ होगा, आदमी पहले रुका हुआ था, यह आदमी रेस्ट पे था, बात समझे, यह आदमी रेस्ट पे था। आपको समझ में ज्यादा आएगा, मैं और एक और डायग्राम ले लेता हूं। नहीं ये तो आंटी का डायग्राम सुंदर है, लेकिन ये डायग्राम आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको बड़े समझ में आएगा। ये देखो मैंने एक आदमी बना रखा है, ये दिल भी बना दिया मैंने इसका। आदमी थोड़ा सा गंदा बनाया है, बट ड्राइंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है ना। अब क्या, जैसे कि मान लीजिए इसने एयर ब्लो करी, अब मुंह में से हवा निकाली, अभी रुका हुआ है, पहले ये रुका हुआ है, जब ये रुका हुआ है तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? इसका इनिशियल मोमेंटम है 0, इसका इनिशियल मोमेंटम है 0। जब एयर ब्लो होती है, जब हम मुंह से हवा बाहर निकालते हैं, तो इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कुछ ना कुछ एक्वायर हो गया, यहां पे कुछ ना कुछ इनिशियल मोमेंटम एक्वायर हो गया, सही है ना। मतलब पीआई तो नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि मोमेंटम ऑफ एयर ना, मोमेंटम ऑफ एयर इस डायरेक्शन में कुछ आ गया।
अब मैन इसकी वजह से पीछे जाएगा, मोमेंटम ऑफ मैन पीछे क्यों जाएगा? ताकि इस मोमेंटम से ये मोमेंटम क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। बिकॉज पहला मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। इसीलिए जैसे ही मैं मुंह से एयर ब्लो करूंगा मैं पीछे जाना शुरू कर दूंगा। ये लॉजिक है इसका, ये कॉन्सेप्ट है। तो स्पेस में देखो, वैसे जो एयर का मोमेंटम है चूंकि प्रैक्टिकली बहुत कम होता है तो पीछे जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी तरीके से अगर मैं अपने बॉडी में से बहुत ज्यादा मोमेंटम ऑफ एयर एग्जॉस्ट करवा दूं तो डेफिनेटली मैं पीछे जा सकता हूं। तो व्हेन अ पर्सन लिफ्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, जब एक आदमी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ दिया जाए ताकि कोई अपोजिशन ना हो, तो जैसे वो फूंक मारेगा वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देगा। ये लॉजिक है सर। तो आपकी बुकलेट में ये 5 एग्जांपल्स थे, मैंने 5 एग्जांपल यहां पे डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों से, और यहां पे मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म हो गया है। अगली क्लास में मैं पेज नंबर 21 से शुरू करूंगा। अगली क्लास आपकी इसी समय पे कल रात को ही 8:15 पे होगी। थैंक यू सो मच। कुछ चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, है ना? बाकी कल मिलते हैं, ठीक है? राघव कह रहा सर मेरे पेपर में लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन तक आ रहा है, वो बुकलेट में कौन से पेज तक है? बेटा न्यूमेरिकल्स तो आगे तक हैं, लेकिन आपके बुकलेट में पेज नंबर 20 तक ही है लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना? उसके आगे अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो पेज नंबर 29, 30, 32, मतलब ये वाले पेजेस जरूर कर लेना। मतलब अगर आप कर रहे हो तो जो आगे का न्यूमेरिकल पोर्शन है वो जरूर कर लेना, ठीक है? चलिए जी, गुड नाइट, बाय बाय। अनमोल पूछ रहा है सर जब बलून की एयर को रिलीज करते हैं तो ये लॉ फॉलो होता है? बिल्कुल सही कहा अनमोल, यही लॉ फॉलो होता है। जब एयर निकलती है बलून में से तो यही लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही फॉलो होता है। चलिए बच्चों, ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड नाइट।